नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी साहा शिविर और सियासत। जी हां, शनिवार से पचमढ़ी में बीजेपी नेताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है। इस शिविर की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, लेकिन इसके शुरू होने के पहले ही सियासत गर्मा गई है। चर्चा है कि पिछले दिनों बीजेपी नेताओं के विवादित और बड़बोले बयानों से पार्टी की खूब किरकिरी हुई है। लिहाजा बीजेपी संगठन अब अपने नेताओं को कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और कितना कहाँ बोलना है, ये सिखाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी की पाठशाला पर तंज कसा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शिविर में दी जाने वाली नसीहतों को इस बार बीजेपी नेता गंभीरता से लेंगे और क्या विवादित बयानों को रोक पाने में इस तरह के शिविर कामयाब होंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। पचमढ़ी में लगेगी बीजेपी नेताओं की पाठशाला, बीजेपी की ट्रेनिंग पर चढ़ा सियासी पारा। शनिवार से पचमढ़ी में बीजेपी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, जो 16 जून तक चलेगी। इसके उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण में जनसंघ से बीजेपी तक की यात्रा, संगठन की कार्यशैली, पार्टी की रीति नीति, पब्लिक डीलिंग और मोबाइल मैनेजमेंट जैसे विषयों पर अलग अलग सत्र होंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को शिविर लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल ही में बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोलने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अब खुद बीजेपी के दिग्गज नेताओं को संभल कर बोलने की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। खैर, बीजेपी तो इस ट्रेनिंग सेशन को अलग नजरिए से देख रही है। ये पचमढ़ी के अंदर 14, 15, 16 को हमारा वर्ग होगा। इस वर्ग में सभी हमारे सम्माननीय विधायक और सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सदस्य, लगभग 201 जो हमारे कार्यकर्ता प्रतिनिधि हैं, वो इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे। वर्ग के अंदर सैद्धांतिक, व्यवहारिक कई विषयों पर चर्चा सत्र होंगे। तो इन सारे मुद्दों पर अपनी भूमिका कैसे हमें निभाना, कैसे हम निभाते हैं, इन सारे मुद्दों पर हमारे नेतृत्व के साथ हम चर्चा करेंगे। इस शिविर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। हालांकि अब इस प्रशिक्षण शिविर पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी नेता मर्यादा भूल चुके हैं, इसलिए बीजेपी को ये शिविर लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने तो कई और भी आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। अमित शाह जी पचमढ़ी आ रहे हैं, विधायकों की कार्यशाला के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर वही सवाल फिर खड़े हैं कि विधायकों से क्या सवाल होंगे और विधायकों को क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरीके से बदजुबानी कर रहे हैं, जिस तरीके से सेना का अपमान कर रहे हैं और वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने भी आपने देखा किस तरीके से सेना को प्रधानमंत्री कदमों में नतमस्तक बता दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कम से कम इस बात की कार्यशाला में संदेश देने की जरूरत है कि देश के शहीदों के साथ, देश की सेना के साथ अपमान ना करे। वो यूं तो बीजेपी में बैठकें और शिविर उनकी कार्यशैली का हिस्सा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के कई मंत्री अपने बयानों से विवादों में घिर चुके हैं। इससे पहले भी पार्टी के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं, जिससे जनता के बीच गलत संदेश गया है। लिहाजा अटकलें हैं कि इस पाठशाला में नेताओं को सोच समझकर बोलने की हिदायत तो दी ही जाएगी, साथ ही कब क्या बोलना है ये भी बताया जाएगा। खैर, अब ये देखना होगा कि हिल स्टेशन पचमढ़ी में लगने वाले इस प्रशिक्षण शिविर से क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और लोकतंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको तो वैसे भी सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन जब वो वोट मांगने जाते हैं तब वो इतने विनम्र हो जाते हैं कि सबके, छोटा हो बड़ा हो, बुजुर्ग हो जवान हो, अपने से छोटा हो बड़ा हो, सबके पैर छू लेते हैं। एक मुंह में उनके शहद घुली हुई रहती है। लेकिन जैसे वो पावर में जाते हैं, चाहे वो सरपंच बन जाए, पार्षद बन जाए, विधायक, सांसद या जो भी पद पे आ जाए, फिर एकदम से उनकी जबान एकदम से अलग रूप धारण कर लेती है।
तो ये जो अब प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही, तो क्या लग रहा है कि इसकी जरूरत है इन लोगों को, और इस प्रशिक्षण के बाद इनके जो बालचोल की भाषा है वो बदल जाएगी और भविष्य में इस तरह के भाषण नहीं देंगे, इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे? पार्टी की एक कोशिश है कि उसके जो नेता हैं वो सोच समझ कर बोले, कोई इस तरह का बयान ना दे। जैसा कांग्रेस में आप देखिए, कांग्रेस के कई नेता जो है कुछ इस तरह के बयान दे देते हैं कि उसमें उनको जो है राजनीतिक नुकसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश ये है कि जैसे अभी देवड़ा जी का एक बयान था या विजय शाह जी का भी एक बयान देख लीजिए, जिसको लेकर जो है कांग्रेस को एक मौका मिलता है, वो हमलावर होती है और उनके बयानों को लेकर जो है पार्टी जो है कहीं खुद को जो है शर्मिंदगी महसूस करती है। तो मुझे लगता है एक सहूर सिखलाने की कोशिश पार्टी कर रही है। उससे बेहतर तो ये होता है कि चुनाव से पहले ही जो है वो अपने नेताओं को परख लेती, जांच परख लेती, उनका जो कॉमन सेंस है, एक सामान्य ज्ञान है, या भाषा में उनकी कितनी पकड़ है, कितनी समझ है। तो ये सब चीजें अगर चुनाव से पहले ही पार्टी देख ले और उसके बाद में टिकट दे तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल पार्टी संस्कारवान तो पार्टी है। जो दावा कर रहे हैं चुनाव के पहले 4.5 लाख कांग्रेस के लोग हमारे यहाँ आए हैं, तो फिर तो उनकी स्क्रीनिंग करते करते अगला चुनाव हो जाता। वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब आप बड़ी तादाद में, और उनके कारनामे या क्रियाकलाप भी पार्टी से ऐसा नहीं छुपे हुए हैं कि जो कांग्रेस में वो कर रहे थे और यहाँ आ गए हैं। तो स्वाभाविक है, वो कांग्रेसी जब आएंगे, कभी आडवाणी जी ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेसीकरण से बचना चाहिए, बचना होगा। लेकिन अब आप देख लिए तो बड़ी तादाद में कांग्रेसी जो है 2020 में जिस तरह से कई विधायक सिंधिया जी के साथ में जाते हैं और एक सरकार बनाते हैं, और उसके बाद में लगातार आप ये देखिए कि जो अवसरवादी कांग्रेसी है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनको जो है वेलकम कर रही है। तो जब इस तरह से बहुत सारी राजनीतिक संस्कृतियां आपकी पार्टी में आएंगी तो कुछ गड़बड़ियां भी होंगी। लेकिन अभी जो गड़बड़ियां सामने आएंगी, जैसे विजय साहब भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, या देवड़ा जी ने जो बयानबाजी की है, निशिकांत दुबे का आप देख लीजिए, या जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं जो उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की है, तो काफी कुछ चीजें इस तरह की हो रही हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है भविष्य में। और इसी से एक बचने की कोशिश के तहत जो है अभी पचमढ़ी में जो शिविर चल रहा है जी, उसके जरिए एक संदेश पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जाएगा कि आप सोच समझकर बोलें, आप और अनावश्यक आप जो है टीका टिप्पणी ऐसी टीका टिप्पणी से बचे जिससे पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो या चुनावी नुकसान। ब्रजेश जी, 201 लोगों को शिविर में बुलाया गया, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद सब जोड़ लिया जाए। वो पार्टी दावा करती कि मध्य प्रदेश में तो 1,80,00,000 से ज़्यादा उसके कार्यकर्ता हैं। वो छोड़ दो तो उनके जो पार्षदों की संख्या है, वो कई बार ये होता है कि नेता ये दलील देते हैं उसके कि इतनी बड़ी पार्टी है, किसी कार्यकर्ता ने बोल दिया, अगर 201 लोगों को सुधार दिया तो पूरी पार्टी सुधर जाएगी। आपको ऐसा लगता है? और दूसरी एक और बात, क्योंकि ये शिविर कोई पहली बार नहीं है। अगर हम विजय शाह की बात कर लें, वो भी उन्होंने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। जगदीश देवड़ा की बात कर लें, वो पहली बार के नवनियुक्त विधायक नहीं है, 4-4, 6-6 बार के सारे लोग विधायक हैं, लंबे समय से मंत्री रह चुके हैं। पहली बार के तो आप कान पकड़ के उमेट सकते हो कि भैया तू पहली बार का, तेरे को तो समझ से बोलना चाहिए। लेकिन विजय शाह पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कहते थे कि वो तो सुप्रीम कोर्ट जानेगी। और फिर अगर ये आप समझाएंगे तो फिर विजय शाह किस मुंह से उसमें प्रशिक्षण लेंगे और पार्टी उनको क्या प्रशिक्षण देगी अलग से, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय रहेगा। देखिए मनोज, प्रशिक्षण से असर तो होता है लेकिन वो निरंतरता बनी रहे उसकी। आप देखिए बीजेपी में लंबे समय बाद प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण पहले हर साल होते थे और ये प्रशिक्षण का असर भी होता था। 2 चरणों में होते थे, पहले संगठन के लोगों को अलग और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अलग, कि वो कैसा आचरण व्यवहार करें, किस तरह की बात करें। संगठन के लोगों को अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। रही बात आपने जो कहा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण तो कोई दे भी नहीं सकता ना। कार्यकर्ता एक अलग बात हो गई, आपने 1.25 करोड़ कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता कुछ कैसा कह भी जाता है, कुछ कर भी जाता है तो उसका उतना बवाल नहीं मचता। संगठन का यदि कोई पदाधिकारी करता है उसको तो हमने निकाल दिया। कार्यकर्ता, भाई कार्यकर्ता तो हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, उनके आचरण पे उतना। लेकिन जैसे संगठन का कोई करेगा, यदि जनप्रतिनिधि करेगा तो उसका असर व्यापक होता है, वो एक मुद्दा बनता है, विपक्ष को भी मौका मिलता है। तो इस कारण अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता था। ये ठाकरे जी के समय से ये परंपरा चली आ रही थी और ऐसा माना जाता था, ऐसे वरिष्ठ नेता मानते भी हैं कि बीजेपी में जब प्रशिक्षण दिया जाता था तो उसका असर साल भर रहता था, फिर दूसरा प्रशिक्षण दिया जाता था, तो ये बना रहता था। लेकिन अनुशासन की जो पकड़ ढीली हुई है, वो प्रशिक्षण भी एक वजह हो सकती है। और जो संगठन में देखा है
पीढ़ी परिवर्तन हुआ। तो जो वरिष्ठ पदाधिकारी हों या वरिष्ठ नेता, जिस तरह से हम कह रहे हैं, चाहे विजय शाह की बात कर लें, वरिष्ठ हैं, जगदीश देवड़ा की बात करें, वरिष्ठ हैं, अजय बिश्नोई की बात कर लें, या अन्य नेताओं की बात कर लें, ये वरिष्ठतम नेता हैं आज की तारीख में। ये टॉप कह सकते हो आप इनको, कि इनसे ऊपर अब कौन है, आप बताइए। तो यदि ये अनुशासन तोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आला कमान को इस पर चिंता होने की जरूरत है, क्योंकि इनको तो प्रशिक्षण शुरू से ही देते रहे। तो क्या ये प्रशिक्षण भूल गए क्या? आज पाठ पढ़ा कल भूल गए क्या? तो यदि ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पार्टी को संकट में आ रहा है, तो उनकी क्लास तो अलग तरीके से ली जानी चाहिए और ऊपर से ही सफाई होगी तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप प्रशिक्षण के पहले आप कार्रवाई करते हैं, और आपको करना भी चाहिए, अनुशासन का डंडा चलना चाहिए, लेकिन जब वोट बैंक आप देखते हैं, आप उसका लाभ हानि देखते हैं कि आपको फायदा, और आप ये देखते हैं कि विपक्ष मुद्दा बनाया है तो यदि हम उस पर कार्रवाई करेंगे तो श्रेय वो ना ले जाए। ये तमाम तरह की चीजें आज बीजेपी में हो रही हैं मनोज जी, इससे पहले नहीं होती थी। बिल्कुल। आप देखिए, इससे पहले पार्टी में अनुशासन पहली प्राथमिकता था। ठाकरे जी के दौर में, अटल जी के दौर में अनुशासन सबसे बड़ा सब्जेक्ट था, पहले पायदान पर। उदाहरण है गोविंदाचार्य हो, उमा भारती हो, कि जिन्होंने अनुशासन तोड़ा, कोई भी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे गोविंदाचार्य हो, जिन्होंने अनुशासन तोड़ा वो पार्टी ने उन पर सख्त कार्रवाई की। ये अनुशासन का डंडा मुझे लगता है किसी कोने में रख दिया गया था, इस वजह से इस तरह के वो हो रहे हैं। प्रशिक्षण के जरिए आप बाकी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संकेत दे सकते हैं, लेकिन अनुशासन तो तभी रहेगा जब आप भय दिखाएंगे। भय बिन तो प्रीत होती नहीं है। आप देखिए, जिन भी संस्थानों में अनुशासन है, हम इस पहले बीजेपी की बात कर लें कि उसमें अनुशासन था तो डर के कारण नहीं था ना, पार्टी कार्रवाई कर देगी, संगठन मंत्री कार्रवाई कर देगा, जिला अध्यक्ष कार्रवाई कर देता, ये डर था। संगठन मंत्री बुला ले, यदि किसी को तलब कर ले तो हालत खराब हो जाती, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो। ये भी हमने बीजेपी में देखा। के खिलाफ अधिकारी बोल रहे हैं, मंच पर देख रहे हैं, मंच पर बोल रहे हैं, उनकी पत्नियां तक जो नेताओं को गरिया रही हैं। तो आप देखिए कि ये अनुशासन बिगड़ा है डर खत्म होने की वजह से, क्योंकि ऊपर से ही अनुशासनहीनता होने लगी। जब जिन पे अनुशासन का पालन करने का जिम्मा है उनको तोल मोल कर बोलना चाहिए, वही नहीं बोल रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना कि अडवाणी जी ने कुछ गलत बोल दिया हो या अटल जी ने कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप देखिए जब वो नहीं बोलते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी उम्मीद कर सकते हो क्या? अमित शाह से ऐसी उम्मीद कर सकते हो क्या? उनके ऐसे बोलों की वजह से पूरा मुद्दा बन जाता है। और भी तो अब प्रशिक्षण देने से मुझे लगता है कि एक और सुधार तो होगा ही उससे, लेकिन कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस तरह के प्रशिक्षण अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको बड़े लोगों को संकेत देना पड़ेगा, आपको उन पर कार्रवाई करके जताना पड़ेगा कि भाई अब अनुशासन का डंडा तो चलेगा। क्योंकि अनुशासन का डंडा देखिए आप कहाँ चलता है, पुलिस में चलता है। तो आप कभी किसी निचले कर्मचारी से, अधिकारी के बारे में कुछ पूछने, लाइन से हटके कोई बयान दे सकता है? अनुशासन का डंडा सेना में चलता है, देखिए आप सीधे रहता है, क्योंकि डर है। अगर अनुशासन नहीं है तो हम देखते हैं बच्चे अराजक हो जाते हैं, अराजक हो जाते हैं। घर में आप देखिए, आपने यहाँ परंपरा रही है शुरू से, जो मुखिया रहता था उसका भय रहता था। मुखिया के सामने आप जाकर नहीं बोलोगे। यदि किसी के परिवार में दादाजी का मुखिया है, उनका इतनी दहशत है, किसी के पिताजी मुखिया तो दहशत है, तो आप पहले क्या करते थे? आप माँ से बोलते थे, जो दूसरे जो समकक्ष उनका आप अपनी बात पहुंचा सकते थे। एक डर रहता था, वो डर खत्म हुआ तो परिवार में अनुशासन होने लगा। आप तो आप देखिए कि आप पहले की वे परिस्थितियां थी, शुक्ला जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप अपने पिताजी से नहीं बोल सकते थे, आप अपने दादाजी से नहीं बोल सकते थे। अब आप देखिए झगड़े हो जाते हैं। अनुशासन कहाँ? भय खत्म हुआ, अनुशासन टूट गया। तो जिस तरह से परिवार में अनुशासन टूटा है, पार्टी भी बड़ी हो गई, तो इसमें भी अनुशासन टूटने लगा है। तो अब जो मुखिया है उसको भय दिखाना पड़ेगा, प्रशिक्षण भी देना चाहिए। संस्कार आते हैं प्रशिक्षण से, आपको पहले बताना तो पड़ेगा ना भाई कि आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जो पार्टी के लोग हैं। और जब इसके बाद यदि अनुशासनहीनता करता है तो उस पर कार्रवाई भी करना पड़ेगी, तब मुझे जाकर ये सार्थक होगा। मुझे लगता है इस तरह के प्रशिक्षण तो शुक्ला जी सार्थक तो होगा, लेकिन एक और चीज है ना कि आपने ये तो बता दिया कि क्या बोलना है, कितना बोलना, आपने कह दिया पीए नहीं आएंगे, आपका मोबाइल नहीं रहेगा, लेकिन जो उनका आचरण है कि आप बोल भले ना रहो, लेकिन जो दूसरी आपकी हरकतें हैं उस पर भी तो अंकुश लगाना पड़ेगा। कोई आ रहा है कि नेता पुत्र आदिवासियों के नाम जमीन खरीद ले रहा है, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं कि आदिवासियों के नाम पे उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, कुछ माइनिंग के धंधे में लिप्त हैं, कुछ दूसरे धंधों में लिप्त हैं, कुछ के हाईवे के फोटोग्राफ्स वीडियो आ जाते हैं कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी विद डिफरेंस की छवि वाली, तो आप ये जो हम बात कर रहे हैं कि आप इतने बार क्या बोलने सिखाने के बाद ये जो आचरण है इस पर भी रोक लगाने के लिए तो पार्टी को कुछ करना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि जब शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब ये कहा गया था कि जो मंत्रियों के पीए हैं वो संघ की तरफ से भेजे गए थे कि कौन उनका काम देखेगा, जो विवादित स्टाफ था वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन आज देख लीजिए कि जो पहली सरकार में जो स्टाफ था वो अब चौथी सरकार में मोहन यादव तक में आ गए हैं, जो गौर साहब के आ रहे हैं, फिर जो कमलनाथ के अभी वही चेहरे, तब वो यही चेहरे आ गए हैं।
तो ये भी तो आपको सुधार करने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप मंत्रियों पर लग रहे हैं और खास तौर से तबादलों के सीजन में। नहीं, देखिए अभी ब्रजेश जी ने काफी विस्तार से बातें बतलाई हैं। दो तीन चीजों को आप देखिए। आप एक तो राजनीति में लिहाज बदल हुआ है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, किसी भी दल में देखिए कोई राजनीतिक लिहाज नहीं होता है। जैसा अभी परिवार की चर्चा आ रही थी कि परिवार में पिता का दबदबा होता था, तो अब चूंकि बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे, अब तो डैडी पैदा हो रहे हैं। इसी तरह से राजनीति भी हो गई है आपकी। राजनीति में अब कहाँ है आप, इस तरह से आप देखिए आडवाणी जी की क्या स्थिति हुई, मार्गदर्शक मंडल में उनको रख दिया गया। आज आडवाणी जी की कोई सुन रहा है क्या? या जो सीनियर लीडरशिप थी उसकी कौन सुन रहा है? मध्य प्रदेश में जैसे भी उमा जी का आप जिक्र कर रही थी, उमा जी को बहुत कम उम्र में जो है मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया, बाद में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो कप्तान सिंह की नहीं सुनती थी, वो कैलाश जोशी की नहीं सुनती थी। तो ये सब कुछ तो राजनीति में हो ही रहा है। उसके अलावा जो करप्शन है, करप्शन के चलते भी ये सब चीजें हो रही हैं। लोग जो है अपने निजी लाभ को देखते हैं और राजनीति जो है अब एक कारोबार भी बन गई है। राजनीति में वो सब चीजें नहीं है जिसकी आप अपेक्षा करते कि साहब इसमें कोई सुस्ता होगी, इसमें कोई समाज सेवा की बात होगी, कोई नैतिकता की बात होगी। राजनीति में नैतिकता की बात कौन कर रहा है? राजमोहन गांधी जब 77 में चुनाव हारे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि उन जैसे शरीफ लोगों के लिए राजनीति का जो क्षेत्र है वो उचित नहीं है। तो राजनीति में आप सुस्ता लाने की कोशिश लेकिन कर रहे हो, दिक्कत जो यही भी ना आप- कि जो हार जाता है वो नैतिकता की बात करने लग जाता है, और जो चुनाव लड़ता है वो भी नैतिकता की बात करता है। केजरीवाल सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक लगा था कि देश की राजनीति बदल देंगे, वो खुद बदल गए, राजनीति वहीं की वहीं है। देखिए सूरत बदलती है मगर सवालात नहीं बदलते हैं, और चेहरे बदल जाने भर से हालात नहीं बदलते हैं। वजह फकत इतनी है कि हमारे नेताओं के ख्यालात नहीं बदलते हैं। और अभी आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि कभी जो है आरएसएस के लोग जो होते थे वो संगठन में आते थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री का पद होता था जो उसमें भी देखिए कि अभी भी आरएसएस से आते हैं। अब आरएसएस का भी दबदबा कहाँ उतना रह गया है? नड्डा जी साफ तौर पर ये कहते हैं कि साहब उन्हें आरएसएस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो भुगत लिया ना उन्होंने, 400 की जगह 240 आ गए। नहीं तो अब RSS आरएसएस में भी ऐसी इसलिए जाते हैं कि भी- उसके रास्ते से लोग ऐसी- राजनीति में आ जाएं। बिल्कुल। आरएसएस की दखल जैसे जैसे कमजोर होती गई है वैसे वैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पथभ्रष्ट होती गई है, इसमें कोई दो राय और अब नहीं तो है। उन्होंने संभागीय तो संगठन महामंत्री भी हटा दिए मध्य प्रदेश में, शायद इसका भी इफेक्ट पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है। और अब देखिए उसको सुधारने की कोशिश पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा पार्टी। जी, तो ब्रजेश जी फायदा तो मिलेगा, लेकिन एक ऐसी पार्टी बीजेपी की अगर हम बात करें, अनुशासित पार्टी जो आपने जिक्र किया है, और वो बार बार सवाल कहती है कि हम बहुत अनुशासन की वाली पार्टी है, और बीजेपी जो है कांग्रेस पर आरोप लगाती है, सवाल उठाती है। लेकिन उन्होंने तो विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की, इतने भद्दे बयान किया जिसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ सही आरोप लगाने पर कम से कम लक्ष्मण सिंह को बाहर तो कर दिया 6 साल के लिए, दिग्विजय सिंह के भाई को, और उस लक्ष्मण सिंह के बचाव में बीजेपी के नेता आकर खड़े हुए कि ये गलत हुआ। तो यानी आप अपनी पार्टी के बदजुबान नेताओं पर तो कार्रवाई नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरी पार्टी कर रही है जिस पर आप कहते हो कि सबसे ज्यादा उनके यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप होता, दल बदल, इस तरह की उनके यहाँ परंपरा रही है, और वो पार्टी कार्रवाई कर देती तो आप उसके नेता के पक्ष में खड़े हो जाते हो। तो आपको भी तो एक नजीर पेश करना चाहिए। देखिए मनोज जी, आप ही ने कहा है कि जो चुनाव हार जाता है वो नैतिकता की बात करता है, जो चुनाव लड़ता है वो नैतिकता की बात करता है। तो जब पार्टी विपक्ष में थी तो नैतिकता, सचित्रता और चाल चरित चेहरे की बात करती थी, ये उसका मूल मंत्र हुआ करता था। लेकिन सत्ता के साथ साथ बुराइयां भी आ जाती हैं। जब आप सत्ता चाहते हो तो सब साम दाम दंडभेद करते हो। यदि आप इतने ही चरित्रवान थे, आपकी पार्टी का जो मूल मंत्र था उसके अनुसार चलते, तो क्या आप महाराष्ट्र में सत्ता में आ पाते? पहले ही, बाद में तो आप आ गए चलिए, लेकिन आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में यदि आप चरित्र की बात करते तो क्या आप फिर सत्ता में आ सकते थे क्या कमलनाथ की सरकार को हटा के? तो सत्ता के लिए साम दाम दंडभेद सब अपनाया जाता है मनोज जी। जब सत्ता आपके पास होती है तो फिर चरित्र की बात नहीं होती, फिर आप सत्ता में कैसे बने रहोगे उसकी बात होती। आज कांग्रेस वही बात कर रही है जब ना, आप तो 112 आना हो, है। जब आप 112 हो तो मजबूरी हो सकती है कि आपको शरद कोल को झेलना हो, नारायण त्रिपाठी को झेलना हो, अजय बिश्नोई को झेलना हो। लेकिन जब आप 160 पार हो फिर क्या मजबूरी है, और लोकसभा में पूरे 29 के 29 आप हो। देखिए मनोज जी, मजबूरी की बात अलग है कि मजबूरी क्या है। आप एक वोट बैंक भी रहता है, आपको उसके नफा नुकसान भी देखना पड़ते हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है कि विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है। आप यदि कार्रवाई करते हो तो आप पहले ही कार्रवाई कर देते, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। लेकिन जब विजय शाह को शिवराज जी के कार्यकाल में हटाते हैं तो लेकिन आप बताइए कि तत्काल आपको वापस लेना पड़ता है ना, आपको कुछ महीने बाद, 3 महीने। हाँ, अभी भी कम से कम ये कर लेते आप देखिए, चुनाव से पहले आपको राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाना पड़ता है,
आपको चुनाव से पहले क्या कर, तो वोट बैंक की राजनीति है ना, वोट के लिए सब कुछ है। यदि आपको लग रहा है कि इससे जातिगत वोट सट जाते हैं तो आप उनकी जो गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं। आपको लगता है कि आज कोई चुनाव तो है नहीं है, विजय शाह का मामला 4 दिन उछलेगा, ठीक 5 दिन उछलेगा, ठंडा हो जाएगा, अभी कार्रवाई करने से क्या फायदा है। तो जब कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है ना, अभी आपके पास पर्याप्त संख्या है, तो अब आप कार्रवाई नहीं करते। तो मनोज जी मैंने वही कहा ना, अब आप सत्ता में, और सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में अपने दबदबा कायम करने के लिए कोई इतना भी चिल्लाता रहे हमें कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि अभी कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। यही बयान यदि आप देखिए चुनाव से पहले होता, चुनाव से पहले यदि कोई ऐसे बयान दे देता है तो उसका नुकसान तत्काल होता है। ये पार्टी भी जानती है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, कि तत्काल उसका असर होता है। आप देखिए सोनिया गांधी ने यदि गुजरात में कुछ बोल दिया तो उनकी वो हो गई, सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोल देते हैं या कांग्रेस के सैम पित्रोदा बोल देते हैं चुनाव के दौरान तो मुद्दा बन जाता है। यही चीज यदि चुनाव के दौरान बोली गई होती तो उसका असर कुछ होता, पार्टी को उस पर एक्शन लेना पड़ता। तो अभी तो कोई परिस्थितियां नहीं है ना, वो तो इसलिए कार्रवाई क्यों की जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब बेशर्मी हो गई है। तो घूम फिर का सवाल यही है ना कि जब सब कुछ चुनावी नफा नाफले हो रहा है तो फिर चुनाव के समय प्रशिक्षण शिविर कर लो, जब तक जिसकी जो मर्जी है बोलता रहे। देखिए मनोज जी, अब जब अराजकता और बढ़ जाएगी, यदि आप अनुशासन ये सोचो कि हाँ जिसको जो आए करने दो, तो फिर तो आप देखिए कि नेता से ऊपर से लेके नीचे, अभी तो 4-6 नाम ही गिना रहे हो ना आप, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपकी जो एक थोड़ा बहुत जो छवि बनी हुई है, बची हुई है, वो भी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आज नैतिकता की बात आप उसलिए भी करोगे ना कि नैतिकता की बात करके ही एक जुड़ाव होता है। आप यदि कोई संगठन को मजबूत करना चाहते हो, कांग्रेस क्यों बात कर रही अनुशासन की तमाम, नहीं तो वो तो कहती थी हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, जिसको जो आए बोल दे, उनके यहाँ कोई कार्रवाई करता था। लेकिन कार्रवाई करने लगे ना, क्योंकि अनुशासन में आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपका संगठन मजबूत होगा। और जिनका संगठन मजबूत है वो सोच रहे हैं कि अनुशासन टूट भी जाए, 2 लोग तोड़ भी देंगे तो कोई वो नहीं है। लेकिन यदि इन पर बाद में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो नीचे से लेकर ऊपर तक वो कार्रवाई करते हैं। आप देखिए नारायण त्रिपाठी पे कार्रवाई की, लेकिन धीरे जो संकीय तरीका भी है, कार्रवाई होगी। वो तो खुद ही नई पार्टी बना चुके थे। आप देखिए सेजवार शांत बैठ गए हैं, बाकी के लोग भी बहुत शांत बैठ गए, लेकिन कार्रवाई हुई है ना। तो यहाँ ठंडा करके खाया जाता है, और तत्काल कार्रवाई करने से देखिए अब लक्ष्मण सिंह पे आपने कार्रवाई कर दी, वो और तेजी से बयान देने लगे और तीखे बयान देने लगे। तो अभी यदि आप अजय बिश्नोई पे या किसी पे कार्रवाई करेंगे, मान के चले, अजय बिश्नोई ने भी कहा लक्ष्मण सिंह के समर्थन में कि यदि आप बागी हैं सच्चाई बोलने पर तो मैं भी बागी हूं, तो क्या कार्रवाई कर देंगे। वो भी सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, अपने संगठन पर सवाल उठाते रहते हैं। तो समय देखकर कार्रवाई की जाती है। मुझे लगता है प्रशिक्षण से बाकी के लोग भी इस तरह से ना हों, उनको भी एक तरह से डर दिखाने की कोशिश, एक समझाने की कोशिश होती है कि भाई अब इस तरह से आपको कैसे समाज में कैसे रहना है, जनता के बीच में किस तरह संवाद करना है, किन मुद्दों पे बोलना है, इसका एक असर तो होता ही है। तो इस वजह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती। तो जब तक डर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि विजय शाह आज चुप हो जाएं। यदि विजय शाह को सबक मिल जाता, यदि विजय शाह को अपने वोट बैंक की ताकत का पता नहीं होता, तो मुझे लगता है कि वो पहले से इस तरह के बयान नहीं देते। एक ने तो कह दिया कि भाई लगातार उनके विधायक भी आप इस तरह के बयान देने लगे, एक विधायक का भी बयान आया। तो इस तरह के प्रशिक्षण से मुझे लगता है कुछ लोगों पर तो फर्क पड़ता होगा, असर होता होगा, और होता भी है। उस वजह से इस तरह के बयानों पर अंकुश लग भी जाता है। अब देखते हैं 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद फिर नेता की जुबान में बोलते हैं और प्रशिक्षण का कितना असर होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो प्रशिक्षण की बात हो रही है कि शाह आ रहे हैं, शिविर लग रहा है, सियासत भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भय बिन प्रीत ना हो। भय कब होगा? जब अनुशासन का डंडा चलेगा। लेकिन उस डंडे में अगर आपने दूसरी पार्टी का झंडा लपेट के रख दिया है, वो डंडा चल नहीं रहा है, तो फिर अनुशासन केवल बोलने भर से नहीं आएगा, उसके लिए आपको कुछ और कठोर कदम उठाने होंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आराधी टीवी। नमस्कार।